नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज महू में राहुल गांधी का जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली के दरबार में वो तस्वीर खटक गई आंखों में। ये बड़ा टेंशन देने वाली है। सिर्फ ये मध्य प्रदेश या महू की बात नहीं है, पूरे देश में खासकर अमित शाह का वो लोकसभा में दिया गया भाषण याद कर लीजिए। जितना अंबेडकर 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 बोलते हो, उतना भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिलता। उसके बाद इस देश के दलितों में जो रिएक्शन था, जो क्षोभ था भीतर, वो क्षोभ और आज महू के मंच की वो तस्वीर, अगर ये दोनों मिल गए, दोनों का मिलन हो गया, तो नरेंद्र मोदी भले ही 29 में मैदान में उनको आना पड़े, लेकिन 29 आते आते पांव उखड़ जाएंगे। कितना भी चाणक्य की रणनीति बन जाए, कितना भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाए, पोलराइजेशन की कितनी भी कोशिश हो जाए, इस देश में कांग्रेस को 60 साल राज करवाने का जो फॉर्मूला रहा है, वो फॉर्मूला टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बीजेपी के पक्ष में जो खड़ा हो चुका था, वो बिखर जाएगा और फिर से कांग्रेस के करीब हो सकता है। आज आशीर्वाद मिल गया है राहुल गांधी को, उस परिवार का आशीर्वाद, उस शख्स का आशीर्वाद जिसने इस देश में बाबा साहब के बाद सबसे बड़ा दलित मूवमेंट खड़ा किया था। भाऊ को चर्चा में जोड़िए कंट्रोल रूम फटाफट। भाऊ, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आज शुरुआत करूंगा तस्वीर से, महू की तस्वीर, मंच की तस्वीर बिना परिचय दिए पहले वो फुटेज, वो वीडियो में दिखाता हूं। कंट्रोल रूम वीडियो प्ले कीजिए। हमारे बीच में आदरणीय काशीराम जी की छोटी बहन स्वर्णी कौर जी जो चेयरपर्सन है काशीराम फाउंडेशन की, और उनके भतीजे लखबीर सिंह काशीराम फाउंडेशन के जो सचिव है, वो राहुल जी को आशीर्वाद देने आए हैं, सहयोग देने आए हैं। संविधान की लड़ाई में उनको सहयोग करे देश का हर नागरिक, इसके लिए उनको आशीर्वाद देने आए। जरा जो हमारी स्वर्णिम कौर जी है, काशीराम जी की बहन, उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो कह रही थी कि राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो देश के संविधान की और देश के आरक्षण की रक्षा कर सकते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था। मैं उनको आशीर्वाद देना चाहती हूं। आदरणीय, बस इससे ज्यादा सब कुछ मंच पे ही पता चल गया है, इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। बस आगे इसका एनालिसिस पोर्शन बचा है। कांसीराम की छोटी बहन स्वर्ण कौर, कांसीराम फाउंडेशन। कांसीराम बाबा साहब के बाद आजाद भारत में अगर कहा जाए तो सबसे बड़े आइकन, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा, जिस शख्स ने पंजाब उनकी मातृभूमि, पंजाब छोड़ करके उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल दिया, बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवा दिया, उन्हीं का औरा था, उन्हीं का व्यक्तित्व था। मायावती जैसी एक दलित लीडर जो खुद में आइकॉन हो चुकी हैं, उनको खड़ा कर दिया। हालांकि मायावती उस मूवमेंट को, सामाजिक न्याय के आंदोलन को वेंटिलेटर पर पहुंचा चुकी है। भाऊ, ये आशीर्वाद जो है, अगर वाकई आशीर्वाद नीचे तक पहुंच गया, ग्रास रूट लेवल तक छन छन के पहुंच गया, तो इसका क्या असर होगा? यकीनन असर होगा आशीष। जिस दिन अमित शाह जी ने यह कहा था कि आंबेडकर आंबेडकर की रट लगाए हो, इतना राम राम कहते, भगवान का नाम लेते तो 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती। सवाल 7 पीढ़ियां सवर्णों की स्वर्ग में जाती। यह सवर्णों के लिए है इस देश में परिकल्पना स्वर्ग और नरक की। उन दलितों को, उन पिछड़ों लोगों को, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जो रोज नरक भोग रहे हैं वर्तमान जीवन में, उस नरक से स्वर्ग का रास्ता किसने दिखाया? बाबा साहब आंबेडकर ने दिखाया। अरे आंबेडकर कहा तभी जाके संविधान हुआ, ये आंबेडकर कहा तभी जाके रक्षा हुई है आरक्षण की। उस आंबेडकर से इतनी नफरत, और जब मामला गले पड़ा तो बोले कांग्रेस ने आंबेडकर के साथ क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया ये कहने का अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुमने तो आंबेडकर जी को वैसा भी धुतकार दिया है। मात्र माला डालने के किसी के स्टैचू पे या पुतले पे आप महान नहीं होते।
और 4 बार आंबेडकर जी बोलने से नहीं होते। धर्म संसद हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने जा रही है 2035 तक। एक नया संविधान बना है। क्या उस संविधान को ये सरकार एक्सेप्ट करेगी? वो सरकार के पास संविधान भेज रही है, क्या सरकार उसको रिजेक्ट करेगी? क्या निषेध देगी? मेरा आह्वान है वर्तमान सरकार को कि धर्म संसद ने दिया हुआ वो संविधान कूड़ेदान में फेंक दे। हिम्मत हो तो। आपको आंबेडकर चाहिए वोटों के लिए, और आपको लगाना है मनुस्मृति, जहां दलितों का जन्म पैरों से होता है। इसीलिए चाहे आप 10 बार कहो कि विपक्ष झूठ फैलाता है कि संविधान बदलेगा, धर्म संसद ने तो बता ही दिया है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान कैसा होगा। उसमें मनुस्मृति भी है, और वो संविधान दलितों को गले लगाएगा। उस संविधान में कभी लिखा है कि कोई एक आधा मंडलेश्वर, एक आध दलित को बना दो, किसी शंकराचार्य को दलित को बना दो? क्यों नहीं बन सकता? जिस रामायण की बात करते हो, राम की बात करते हो, वहां तो वाल्या भी वाल्मीकि बन जाता है। आपकी हिम्मत है? सिर्फ मन की बात कहते हैं। और मैं यकीनन मानता हूं एक नई तूफान आया था दलितों के उत्थान के लिए। जो बाबा साहब ने दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को स्वर्ग का रास्ता दिया था, उस रास्ते में कई कांटे आंबेडकर जी जाने के बाद उगाए थे। उस कांटों को साफ करने का काम अपने हाथों से, अपने पैरों को रक्त रंजित करते हुए आदरणीय काशीराम जी ने किया था। नई इबादत लिखी थी काशीराम ने, एक इतिहास लिखा था इस देश में। और पहली बार एक दलित महिला, पिछड़ी महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। बहुजन समाजवादी पार्टी एक आवाज बनी थी। लेकिन क्या हुआ? ये दुर्भाग्य है समाज का कि जो नेता बन जाता है वो होता तो दलित है, सत्ता में आने के बाद सवर्ण जैसा व्यवहार करने लगता है। मायावती जी की अकूट संपत्ति, ईडी का डर और बीजेपी के सामने घुटने टेकना, इसने आदरणीय काशीराम जी के पूरे दलित मूवमेंट के साथ छुरा घोंपा। और कोई नहीं कह सकता कि ये बी टीम नहीं है बीजेपी की। आशीष जी, मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं। जब छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्रीय दल बीजेपी में विलय करना चाहता था और जो अमित शाह जी से मिले, तो अमित शाह जी ने कहा कि मैं पूरा, आपका सम्मान होगा और आप जरा यादव जी से बात करिए। वो यादव जी उनको गाड़ी में लेके बैठे। वो बोले मैं सोच रहा था कि यादव जी अपने ऑफिस जाएंगे, अपने बंगले पे जाएंगे, आगे सीट शेयरिंग की बात होगी, बाकी क्या होगा सब होगा। लेकिन वो मुझे लेके गए ऐसे बंगले पे, और जब बंगले में मैं घुसा तो मैं शॉक्ड रह गया। वो मायावती जी का बंगला था। और यादव जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि साहब ने बोला है इनके साथ आप छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़िए। मायावती जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहें। और जब वापस आया तो मैंने यादव जी को कहा कि मैं पहले इनके साथ चुनाव लड़ चुका हूं, हाथ जोड़ लेता हूं, मैं इनके साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। उसने जब मेरे को किस्सा सुनाया, अब इसके बाद मैं किस मुंह से कहूं कि ये बी टीम नहीं है? किस मुंह से कहूं? तो आपने उस काशीराम के मूवमेंट को खत्म कर दिया। काशीराम के मूवमेंट को खत्म कर दिया मतलब जो रास्ता साफ हो रहा था स्वर्ग का, वो रास्ता आपने अवरोध खड़ा कर दिया। और ऐसे में राहुल गांधी संविधान की रक्षा करने के लिए उतरे हैं। ये कहते हैं संविधान कहाँ खतरे में है। संविधान खतरे में कितना है, उसकी हुंकार धर्म सांसद से आएगी, बनारस से, प्रयागराज से। क्या उस धर्म संस्थान से निकला हुआ संविधान इस संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है? क्या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलवाने की औकात है इन लोगों की कि ये छुपा समर्थन दे रहे हैं उसको? धर्म सांसद के कंधे से बंदूक चला रही इस देश के संविधान पर। और ऐसे में वापस काशीराम जी की स्मृति को जिंदा करना होगा। आंबेडकर जी के साथ साथ काशीराम जी को भी खड़ा करना होगा। खड़ा करना होगा मतलब वो विचारधारा फिर से जीवित करनी होगी। और आज काशीराम फाउंडेशन ने वो काम किया। काशीराम जी की छोटी बहन आई, उन्हें संविधान की रक्षा करने वाला का साथ दिया। हो सकता है इसके बाद मायावती से एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए लखनऊ में और कहे कि इसके परिवार को कोई अधिकार नहीं।
सवाल परिवार का नहीं, सवाल विचारधारा का है। काशीराम की जी की विचारधारा में यदि मैं भी विचार रखता हूं और आप भी विचार रखते हैं आशीष जी, तो हमें भी उतना ही अधिकार है काशीराम जी के ऊपर जितना मायावती जी को है। काशीराम जी के नाम का उपयोग करके हम सत्ता में तो नहीं आए हैं, या काशीराम जी का नाम का उपयोग करके हम पत्रकारिता तो नहीं करते। हमें उसे इस देश का एक आइकॉन मानते हैं कि उन्हें एक देश में फिर एक नया रास्ता प्रशस्त किया था, दलितों को उम्मीद जगाई थी। ये समाज जो लाखों की तादाद में आज भी घोड़ी पे अपनी बारात नहीं निकाल सकता, आज भी गॉगल नहीं पहन सकता, आज भी सवर्णों के कुएं से पानी नहीं ले सकता, सवर्णों को पेशाब भी करना होता है तो दलित ही मिलता है क्या, आदिवासी ही मिलता है क्या? इस्मत भी लूटनी होती तो फिर दलित की बेटी क्यों? इस्मत तो लूटनी ही नहीं चाहिए। ये आदि शक्ति की देश है। हिंदू की सनातन धर्म यदि है तो फिर आदि शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जहां महिलाओं की पूजा करनी होती है वहां महिलाओं को पैरों तले रोंदे जाते हैं और वो लोग सांसद बनते हैं, सत्ता में बैठते हैं, मंत्री बनते हैं। किसी ना किसी को तो इसका लिए हाथ उठाना होगा। राहुल गांधी में 10 कमियां हो सकती हैं, लेकिन संविधान की लड़ाई राहुल जी दिल से लड़ रहे हैं, इस बात को मेरा विश्वास है। हो सकता है उनमें बहुत कमियां हो सकता है उनमें वो राजनीतिक नेतृत्व तो नहीं हो सकता है बहुत सारी चीजें की कमी हो, लेकिन संविधान की लड़ाई की सवाल है तो यदि वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे तो दिल्ली से लड़ रहे हैं, नाटक करने के लिए नहीं लड़ रहे। और ऐसे में काशीराम जी के बहन का आना, उनको आशीर्वाद देना, राहुल जी द्वारा उनको गले लगाना, ये सिंबोलिज्म है। नरेंद्र मोदी जब दलितों के पांव धोते हैं तो ये चैनल सुबह से शाम तक गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। वो सिंबोलिज्म भी तो था ना। जिन दलितों के उन्होंने पांव भेजे, आज उनका परिवार क्या कर रहा है? आज भी झोपड़े में रह रहा है ना। मैं बता देता हूं, मैं 2 मिनट ले लेता हूं आपसे। जब आपने चर्चा कर दिया, जिनका पांव धुला था वहां पर सफाई काम करने वाले, सबसे मतलब दलितों में भी उनको सबसे ही अछूत माना जाता है जो साफ सफाई करते हैं, उनका पांव धुला था। उसमें जो है एक प्यारे लाल नाम का शख्स है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट उस पर भास्कर ने पड़ताल की। हालत क्या है कि एक फूस का कुल मिला के 15 बाई 15 फुट चौड़ा, 15 फुट लंबा, टोटल 15 बाई 15 है। उसमें मुख्य दरवाजा जो है उस पर तो एक लगा है टूटा हुआ पल्ला, लकड़ी का लटका है। अंदर वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, उनकी भी उम्र हो गई है, बेटा बहू भी रहते हैं उसी में। तो बेटा बहू और ये अलग रहे 15 बाई 15 में, तो बीच में पुरानी साड़ी को फाड़ करके और उसका एक पर्दा बना करके पुरानी साड़ी का लटका हुआ है। तस्वीरें हैं हमारे पास, मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, तस्वीरें उसकी सब है, हम दिखा चुके हैं, कार्यक्रम में दिखाए थे। वो स्थिति है। और अब तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। जिस प्रधानमंत्री आवास का ढिढोरा पीटते हैं, जिसका पांव धुला था, उसको प्रधानमंत्री आवास तक नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास, वो कई बार प्रधानमंत्री मोदी के दौरों पर बयान है ये प्यारेलाल का कि कई बार हमने कोशिश की कि एक बार मिल लें, कि जो है मुलाकात हो जाए, तो कहा कि अब अफसर मिलने नहीं देते, पास नहीं जाने देते। जिस दिन पांव धुला गया था उस दिन का भी बस 10 सेकंड में बता दूं, वो बता रहा है कि हम घाट पे सफाई कर रहे थे, जो हमारे अफसर थे, हमारे ऊपर वाले, वो आए, कहे कि तुमको एक जगह चलना है। मुझे लेके गए तो जो बड़े वाले साहब थे जिनके सामने लेके गए, मुझे देखते ही कहे किसे ले आए, तो चोर लग रहा है, अपराधी लग रहा है, कि दाढ़ी उड़ी बड़ी हुई है। फिर मुझे भेजा कि इसकी ले जाओ, इसकी सेविंग वेविंग करवाओ, दाढ़ी उड़ी बनवाओ। दाढ़ी उड़ी बनवा के लेके आए। उसके बाद मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा करके लाए, जो है उस पे परेड ग्राउंड में कमरे में बिठा दिए। जिस कमरे में बिठाए तो वहां पर मैं गया तो 15 लोग और थे, मतलब 14 और थे, कुल 15 थे। फिर उस पूरे कमरे में चारों तरफ कैमरे लगाए गए, चारों तरफ कैमरे से लैस हुआ, बिग बॉस का घर बना वो। उसके बाद 15 में से शॉर्ट लिस्ट करना शुरू हुआ, एक एक के गांव फोन करना, थाने में फोन करना, शॉर्ट लिस्ट की कोई केस तो नहीं है। मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं है। फिर बांदा में, बवेरू में उस थाने में फोन गया, पता चला कुछ नहीं है। 15 में शॉर्ट लिस्ट किया गया, सोचिए 5 को। ये प्रोसेस था। फिर वो बताया कि मोदी जी की एंट्री हुई, हम लोग कुछ कह पाते उससे पहले उन्होंने कहा पानी लाओ। पानी आया, उन्होंने पांव धुला और पांव धुल करके गमछा कंधे पे रखा और कहा सब ठीक है ना। हमने कहा ठीक है, कुछ बोल पाते उससे पहले वो चले गए। ये था वो बिग बॉस का
पूरा का पूरा जो शूटिंग बिग बॉस की हुई। रही बात अब बहन जी की पर भी थोड़ी सी बात है, तो 2 मिनट में बता दूं। बहन जी को तरासा था कांसीराम ने। दिल्ली में एक भाषण था, वहां पर बहन जी थी, वहां पर कई दलित वक्ता आए, तो उन्होंने बोला, हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। जब बारी आई, आईएएस की तैयारी कर रही थी मायावती, तो जब आई उनकी बारी आई बोलने को, तो उन्होंने हरिजन शब्द पे आपत्ति जताई और जोरदार बोला। ये अपने कमरे में जा करके दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। रात में शाम के वक्त जो है दरवाजा खटखटाया किसी ने, इन्होंने खोला तो सामने कांसीराम खड़े थे। इनसे बातचीत की, पूछा क्या भविष्य में क्या बनना है, तो बताया आईएएस। तो कही कि आईएएस बन करके सिर्फ तुम अपना भविष्य सुधार पाओगी, दलितों का नहीं। दलितों का भविष्य सुधारना है, दलितों के साथ मतलब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, तो तुम्हें नेता बनना होगा, तुमको मैं नेता मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और उस दिन से जो सफल तय हुआ, फिर किसी को यकीन नहीं था, जब मुलायम सिंह के साथ गठबंधन था और एकाएक कांसीराम उनको बुलाते हैं और कहते हैं मुख्यमंत्री का शपथ लोगी। उन्हें यकीन नहीं था और मुख्यमंत्री का शपथ दिलवा दिया। कांसीराम साहब का तो इस देश में, आजाद भारत में, कांसीराम साहब से बड़ा कोई आइकन नहीं है, दलित आइकन, जिन्होंने मतलब पैरों पैरों दलित राजनीति का एक की नई इबारत लिख दी। इसीलिए मैं इस पर अब आ रहा हूं फाइनली, कि जो 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप भी हैं कि दलित लीडरशिप नहीं पैदा की, दलितों का बहुत आगे को उनको नहीं बढ़ाया। लेकिन जो कुल मिलाकर के जीत का फॉर्मूला था वो बीडीएम था, ब्राह्मण दलित मुस्लिम। ब्राह्मण तो पूरी तरह भी शिफ्ट हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ वापस आ चुका है। वो तमाम जगहों पर किसी अन्य को पार्टी को भी अगर मतदान कर रहे हैं, तो इस मजबूरी में कर रहे हैं कि ये भाजपा को हराते नजर आ रहे हैं। दलितों का लोकसभा चुनाव में वापस रुझान कांग्रेस की तरफ दिखा जब संविधान का मसला आया। अगर ये जो मंच पर जो आशीर्वाद का सिंबोलिज्म ही हम इसको कहें, ये दृश्य जो नजर आया, और फिर से अगर ये ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन बना, तो बाकी सपोर्ट वोट बैंक जो होता है ना कुशन, वो तो मिल जाता है। मैं 400 पार 300 पार की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस भाऊ 125 130 मतलब 150 अगर पहुंच गई, तो मोदी जी को गुजरात जाना पड़ेगा, फिर वडनगर जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये अर्थमेटिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जैक्टली और दलित देख रहा है, क्योंकि आज के डेट में जिसने दलित को नेतृत्व दिया उसने अपना भला कर दिया। ये दुर्भाग्य है। दलित का नेता हमेशा सवर्णों जैसा व्यवहार करने लगा। बहन मायावती जी ने भी वही कहा। बहन मायावती एक समय तक दलितों की नेता बनी, बाद में पैसा, अकूट पैसा, सत्ता, इससे दिमाग खराब हो गया और मायावती जी सवर्णों जैसी बात करने लगी। मैंने इसलिए कहा कि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मायावती जी की, और वो कोसेगी कि आदरणीय हमारे जो आइकॉन हैं उनको कांग्रेस चुरा रही है हमसे। लेकिन कांग्रेस ने तो चलो गलती मान के, आज काशीराम जी को तो अपने स्टेज पे पोस्टर के रूप में तो राहुल गांधी ने रिलीज किया, हाथ में लेके नतमस्तक तो हुए। लेकिन बीजेपी क्या करती है? बीजेपी के पास कौन सा आइकॉन है? भाजपा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सबका बैन लगाया था। महात्मा गांधी, जिनकी हत्या हो गई थी। हत्या करवाने वाले कौन थे, किस विचारधारा के लोग थे, सबको पता है। भगत सिंह वामपंथी थे। वहां बीजेपी का कहां लेना देना? कौन है बीजेपी के पास? बीजेपी का सबका कोई आइकॉन नहीं। दूसरे के आइकॉन उठा उठा के अपने बनाना। आंबेडकर साहब ने क्यों इस्तीफा दिया मंत्री पद से? सिर्फ इसलिए कि हिंदू महासभा और ये हिंदू करने वालों ने हिंदू कोड बिल का भरपूर विरोध किया। महिलाओं को मतदान क्यों देना, इसके लिए उनको अपेक्षा था। अब आधी आबादी को वोट मांग रहे हैं, अब महिलाओं को 33% देने का एक नौटंकी खेल रहे हैं। अरे आपके पूर्वजों ने तो उनको मतदान का अधिकार भी नहीं दिया था। और वैसा ही हाल अब ये धर्म संसद जो बनेगी, उससे जो संविधान निकलेगा वो भी बनाएगा। तो कुल मिलाकर आशीष, आज दलितों के बीच में फिर से एक बार सोचने की जरूरत है। यदि बहन मायावती जी बीजेपी के साथ पैक हो गई है, तो रिजर्वेशन
क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का क्लॉज ही नहीं, जो नया संविधान 2025 में लगाओ करने, जो हिंदू राष्ट्र बोलने वाले हैं। ये बात तो तय है। या तो नरेंद्र मोदी जी कह दे अपने भाषण में, हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं इस संविधान को, जो ये संविधान हमारा है इसका रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। है हिम्मत, है हिम्मत। क्योंकि ये भस्मासुर खड़ा किसने किया? आप ही ने किया। ये भस्मासुर इन्हें ले जाएगा। इसलिए ये मैं आज महू, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट, महू इंदौर के पास की वो जगह जहां बाबा अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था, उनके फादर वहां जॉब करते थे, तब उनका जन्म हुआ है। उस पावन धरती से आज जब नया संविधान बचाओ की हुंकार लगी, मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि ये इवेंट है। लेकिन क्या होता है बॉस आशीष भाई, जो जिंदगी भर इवेंट ही करता है उसको हर चीज इवेंट दिखती है। सही बात है। जूते पॉलिश करने वाले की नजर हमेशा आपके जूते पे रहेगी, वो चेहरे पे नहीं देखेगा। वो पहले जूते पे देखेगा और बोलेगा भाई साहब पॉलिश। तो जीवन भर इवेंट में ही इवेंट जीवी है ये लोग, इसलिए दूसरों का भी उनको इवेंट दिखता है। और मैं कहता हूं कांग्रेस का इवेंट ही सही, अरे इवेंट ही इवेंट को काटेगा। ये जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं पैर धोने के दलितों के, उससे तो ये अच्छा इवेंट है कम से कम। तो एक अच्छा डेवलपमेंट, एक सकारात्मक डेवलपमेंट, और एक आदरणीय काशीराम जी की फिर से उस याद को जिंदा करके उनकी विचारधाराओं को फिर से एक नया जीवन प्रदान करने का इस शायद मन से संकल्प लिया होगा। क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर और काशीराम जी ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए, ये अलग नहीं है। बाबा साहब ने रास्ता बनाया था, उस रास्ते को साफ कर उस रास्ते को ले जाने का प्रण लिया, लेकिन गलती हो गई, मायावती जी को आगे लाए, मायावती जी सवर्ण हो गई। खैर मैं यही कहूंगा जितने देश के दलित, पिछड़े, मजलूम, आदिवासी हैं कि प्रयागराज की तरफ देखें। कुंभ डुबकी लगाने को नहीं कहता। प्रयागराज बार बार आज चर्चा किया है भाऊ ने हिंदू राष्ट्र का संविधान। आज एक्सरे कार्यक्रम में आप देख सकते हैं, ये मीडिया में भी आ चुका है, बाकायदे अमर उजाला ने छापा है। 12 महीने 12 दिन में कितने विद्वानों ने दक्षिण के उत्तर के तैयार किया है। 501 पन्नों का, 501 पन्नों का है ये संविधान हिंदू राष्ट्र का है। रामराज, कृष्णराज, चाणक्य नीति, मनुस्मृति, इन सब का निचोड़, सब निचोड़ निकाल करके तैयार हो चुका है। वो इसी कुंभ में सामने भी लाने की तैयारी है। आज अमित शाह 2035 में लागू करने का आह्वान है। 2035, हाँ 2035 की डेडलाइन है। तो ये 2025 है, यही 10 साल है बाबा साहब की विरासत और कांसीराम साहब की जो पूरे जीवन को उन्होंने कुर्बान कर दिया, जो उनका कर्म पथ है, उस कर्म पथ को सुरक्षित रखने का यही एकमात्र 10 साल का वक्त है। और 10 साल का वक्त सियासत में गुजर जाता है, पता नहीं चलता है, इवेंट देखते देखते और ताली बजाते बजाते। तो अभी वक्त रहते संविधान बचाने का और कुछ नहीं, संविधान बचाने का जो है एक जो शपथ होता है ना, उसकी शपथ ले लीजिए आप। हम तो ले चुके हैं, हम तो अपने कर्तव्य को आखिर तक निभाएंगे। इजाजत दीजिए हमें, कल दोपहर में फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में भाव के साथ। नमस्कार।